मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं। Thank you for giving me this opportunity to sit along with you and have a chit chat regarding real estate. हाउ यू शिफ्ट बैंकिंग टू रियल एस्टेट। It's almost 8 years back story. तो एकदम से सडन चेंज बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी स्टार्टिंग में। हाउ यू मैनेज। नहीं शालू, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लाइफ की भी तो कॉर्पोरेट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग। जैसे जैसे आप करियर में आगे जाते जाते हैं तो आपकी वो घड़ी के हिसाब से काम नहीं चलता है। आपके लिए ज़्यादा इजी एक पॉलिसी बेचना या किसी इंसान को घर बेचना। कहते हैं ना कि बचपन से सिखाया जाता है रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे का सपना रहता है। जो एक इन्वेस्टर है उसको एग्जिट कब लेना चाहिए। कोई इंसान रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहता है तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। मैं तो बोलूँगा जल्दी से दूसरी नौकरी छोड़ के और रियल एस्टेट ज्वाइन कर लो। Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज में। और मैं हूं आपकी होस्ट शालू चौहान। एसबीपी ग्रुप पिछले 17 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। अगर मैं बात करूं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक, एसबीपी ग्रुप ने हर सेक्टर को विटनेस किया है। और हम कोशिश करते हैं अपने इस छोटे से पॉडकास्ट में आपके लिए वो हर जानकारी लेकर आए जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो ट्रेंड्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, या फिर फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्या ऑप्शन होने चाहिए, उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। और आज के हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर सचिन नागपाल, जो एसबीपी ग्रुप में बतौर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। सचिन नागपाल जी, स्वागत है आपका एसबीपी Thank you, ग्रुप के Shalu. Thank you पॉडकास्ट so में। much, and thank you for giving me this opportunity to sit along with you and have a chit chat regarding real estate. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं और लोगों तक हम वो जानकारी दे पाते हैं जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं, जिसे जानना उनके लिए ज़रूरी होता है। डेफिनेटली शालू, ये जो जानकारी जो ट्रांसफॉर्म करनी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड कि किसी भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में कोई भी जब भी करता है, चाहे हमारे पेरेंट्स ने किया या ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, सो दे वर डूइंग इट लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड। बट आजकल जैसे आपके ये पॉडकास्ट हैं, इंटरनेट सर्विसेज है, वो सारी उससे एक बहुत अच्छी एक रिफाइंड इन्फॉर्मेशन जो है वो बायर्स के पास चली जाती है और वो रिसर्च बेस्ड अपने जो डिसीजंस बना सकते जी। हैं। दैट्स लाइक अच्छा इट। सचिन जी, सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ, अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। शालू, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं एक बड़े छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ पंजाब के। द नेम इज़ फाजिल्का। जी। सो आई वाज बोर्न एंड बॉट अप ओवर देयर ओनली एंड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम फाजिल्का। आई डिड माय कॉलेज आल्सो फ्रॉम फाजिल्का। फिर वो सपने थे कुछ बड़ा करने का, कुछ सोचने का। तो मैं अपनी स्टडीज़ के लिए, मैं अपनी एमबीए परस्यू करने के लिए आई शिफ्टेड टू जालंधर। एपीजे इंस्टीट्यूट से मैंने फिर अपना एमबीए किया। एमबीए करने के बाद आई पास्ड आउट इन समवेयर 2001-2002 एंड दैट टाइम वो था कि एक एसी ऑफिस, एक टाई लगा के, कोट पैंट डाल के और हम लोग कुछ ऐसा व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे। सो आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस ओवर देयर एंड आई स्टार्टेड विद बैंकिंग जॉब। So I'm a ओके। seasoned banker. I worked for 15, 16 years for banking companies. I worked for brands like HDFC, ICICI, IndusInd, all these banks. Some part of my journey was into insurance as well. So I'm basically a core banker and I belong to financial industry. तो हाउ आई मीन आपने बैंकिंग सेक्टर से हाउ यू शिफ्ट बैंकिंग टू रियल एस्टेट। That's a real good story of mine. That transformation from banking and corporates to real estate. It's almost 8 years back story when one of my colleague, my ex-colleague who used to be a banker, so he became a builder in Tri-City. He is a big name in Tri-City. So I met him somehow and वही हमारी दोस्ती वाली बात है कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करते थे, हम लोग क्लाइंट्स कौन-कौन से हमारे क्लाइंट्स थे। तो तब उसने मेरे को मोटिवेट किया कि सचिन, यू हैव बीन सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉम लास्ट 15-20 इयर्स, सो लेट्स शिफ्ट योरसेल्फ टू दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री। क्योंकि बैंकिंग में हम लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख
इस तरह के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते थे। सो व्हेन आई मेट विद दिस गाय एंड ही वाज लाइक कि सचिन यहाँ पर जो बात होगी वो करोड़ों में होगी, अरबों में होगी। जी। So whatever, the client, whichever the person you are meeting, he will talk to you in crores bare minimum. तो वो जो बड़े वाला ख्वाब था, जो बड़े वाली वो इंडस्ट्री की बातें थी, तो मुझे लगा दिस इज़ द इंडस्ट्री वेयर आई कैन एक्चुअली गो फॉर अ होलसेल काइंड ऑफ स्टफ। इट्स नॉट अ रिटेल मार्केट, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से वो मेरी जर्नी शुरू हुई। आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू रियल एस्टेट एंड टच वुड फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम इनटू रियल एस्टेट एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में एक बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला फ़ील होता है, लाइक 9 टू 5 की जॉब होती है और नाउ यू आर इनटू रियल एस्टेट हुँ, सेल्स इंडस्ट्री, हुँ, हुँ, जहाँ पे आपका कोई टाइम नहीं होता है, कब आप आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। हुँ। तो एकदम से सडन चेंज, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी स्टार्टिंग में, हाउ यू मैनेज? अ, नहीं शालू, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लाइफ की भी, तो कॉर्पोरेट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग। द जॉब्स आर नॉट दैट 9 टू 5 जॉब्स, इट इज़ 9 टू 9 जॉब्स अगेन। फॉर दैट मैटर फॉर अस इट्स लाइक जैसे-जैसे आप करियर में आगे जाते हैं, तो आपकी वो घड़ी के हिसाब से काम नहीं चलता है। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय बॉस, ही यूज्ड टू से कि मैं वॉच नहीं पहनता हूँ, क्योंकि वो जब तक उसका काम है, तब तक उसको काम करना होता है। तो दिस वाज़ द कल्चर वेयर वी वर ब्रॉट अप। बट येस, अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाज़ अ बिट टफ। बट मैं बिलीव करता हूँ, किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री को जो उसके लोग हैं, वही बनाते हैं। So when I came from corporates, the kind of policies, the kind of procedures which I was following, so I tried to implement everything in my real estate company also. And touch wood, in last 5-7 years, real estate industry has also reformed, at a great extent. अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, आज एम्प्लॉइज़ की भी बात करें, सो मैक्सिमम पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, बी इट टेलीकॉम, बी इट इंश्योरेंस, बी इट बैंकिंग, दे पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम दीज कॉर्पोरेट्स टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिकॉज अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ करियर यू ऑल्सो कीप थिंकिंग कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए मुझे लगता है हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी से बड़ा कोई और इंडस्ट्री है नहीं। अच्छा, लोगों की सोच बदली है। पहले रियल एस्टेट को किसी और नज़रिए से देखा जाता था, जी, कि वहाँ पे शायद कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं जी, और अभी मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल, सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंसान है, वो रियल एस्टेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है। डेफिनेटली। तो इसके बारे में कुछ बताएँ? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है शालू। जब हम बचपन की बात करें या हमारे फ़ादर के टाइम की बात करें, तब एक रियल एस्टेट का एक ब्रोकर होता था हू यूज्ड टू ड्राइव अ स्कूटर और वो आपको जी, प्रॉपर्टीज़ दिखाता था। इफ़ यू टॉक अबाउट एट टुडेज़ रियल एस्टेट वर्ल्ड, तो आपका एक ब्रोकर भी फॉर्च्यूनर कार में आएगा कम से कम। सो दैट मर्सिडीज़, मीन्स मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर जी, गाड़ियाँ और वो सारी, एंड द काइंड ऑफ income they are generating, the kind of technical know-how they are having। तो ये सारी चीज़ों से वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसलिए जितने हम कॉर्पोरेट्स के भी जितने एम्प्लॉइज़ थे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और वो बात हम करें, सो दे फील मच मोर सिक्योर्ड इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक आपको एक फ्यूचर नज़र आता है कि आप अपना, यू कैन बी अ बिल्डर आल्सो, you can be a good real estate consultant as well, wherein you can have n number of clients with you, और आपकी जो इनकम है वो लाखों करोड़ों अरबों में भी जा सकती है। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, बैंकिंग की या इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पर आपकी लिमिटेड इनकम्स रहती हैं, चाहे आप कंपनी के सीईओ भी बन जाते हैं, इवन देन यू आर फिक्स्ड विद वन पैकेज। सो बट अगर आप इसकी बात करें कि पढ़े-लिखे लोग अगर टेक ओवर कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, तो हम उतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ रहे हैं और यहाँ पर इनकम के जो ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी। सचिन जी, आपके लिए ज़्यादा ईज़ी एक पॉलिसी बेचना या किसी इंसान को घर बेचना? चलो, अगर हम इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से लेके चलें, तो पॉलिसी कभी भी उसको एज़ अ नेसेसिटी नहीं माना गया। बट कहते हैं ना कि बचपन से सिखाया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे का सपना रहता है, और उस सपने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास या एक रिच क्लास भी, वो सारी ज़िंदगी काम करता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में डालने के लिए। तो अगर मैं एक नौकरी पेशा बंदे की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल वो कुछ पैसे कमाता है। देन वो एक होम लोन लेके, उसका एक ही सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो जाए। तो मुझे लगता है किसी को घर वाला वो सपना पूरा करना, वो ज़्यादा एक ईज़ी जॉब सैटिस्फाइंग। है, और सैटिस्फाइंग भी है कहीं न कहीं। व्हेन आई स्टार्टेड माय रियल एस्टेट, समबडी सेड कि आप किसी का पूरी ज़िंदगी का सपना बेच रहे हो उसको। तो उसमें बहुत पर्टिकुलर रहना है।
कहीं पे भी किसी को मिसगाइड करना उस सपने के लिए जिसके लिए वो बचपन से लेके उसकी जवानी भी निकल जाती है। कहीं न कहीं जब वो 35-40 साल का होता है और उतना पैसा बचाता है, फिर एक वो होम लोन लेता है। वो होम लोन की जितनी इंस्टॉलमेंट्स है अगले 10 साल तक वो इंस्टॉलमेंट्स चुकता करता है। सो दैट मीन्स कि एक बंदे की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक अपना खूबसूरत आलीशान घर लेने के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए, जिसमें अपनी वाइफ़ को रख सके, अपने बच्चों को एक सेफ परिवार को एनवायरनमेंट दे रख सके, सके। परिवार को ले सके। तो वो जी। सपना हम लोग जब पूरा करते हैं, तो बहुत ही दिल के साथ और बहुत ही ढंग से करते हैं उस चीज़ को। अच्छा सचिन जी, अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जी। बहुत सारे बिल्डर्स हैं और बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ले। तो जी। आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं वैसे ये एडवाइस दूँगा कि कहीं न कहीं हमें किसी न किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ ज़रूर अटैच होना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम बात करें हिट एंड ट्रायल मेथड की, तो ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमारी लाख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। जब आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपना घर खरीदने के लिए लगा रहे हो, तो आप किसी डेवलपर के साथ या मैं बात करूँगा जैसे कुछ एक्सपर्ट एडवाइसेज़ आती हैं, जैसे आप इतने अच्छे पॉडकास्ट हमेशा देते हो, तो उसमें बहुत अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस रहती है। तो एक 30 मिनट, 40 मिनट का अगर एक पॉडकास्ट भी आप मार्केट में दे रहे हो और वहाँ से अगर हम गाइडेंस ले सकते हैं, उस डेवलपर के साथ बैठ के हम लोग डिस्कशंस कर सकते हैं या एक बहुत ही रिफाइंड कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी हम लोग अगर यूज़ करें, तो वो बेटर है रादर देन गोइंग फॉर अ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अलग-अलग डेवलपर्स के पास जाके जिसका जो प्रोडक्ट है वो उसको बेटर बोलता ही बोलता है। बट जी। अगर हम उसको एक रिसर्च बेस्ड लेके चलें और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ चलें, वो हमारे लिए हमेशा बेटर रहेगा। अच्छा, आपके हिसाब से जो मिलेनियल्स हैं, जी। उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो आपको क्या लगता है, इमोशनल है या प्रैक्टिकल? इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल मैम। इमोशनल नहीं रहता है उसमें, वो स्ट्रैटेजी बेस्ड रहता है, फाइनेंशियली फोकस्ड रहता है और रिसर्च बेस्ड रहता है। बिकॉज़ मिलेनियल्स आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ विद देम, राइट? सो ऑल द अमेनिटीज़ आर देयर, इंटरनेट है, एक्सपर्ट एडवाइस है, सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें इमोशनली, तो इमोशनली कहीं न कहीं उनको वो लाइफ़स्टाइल मेंटेनेंस और लोकेशन और वो सारी चीज़ें तो रहती हैं, बट मोर इट इज़ स्ट्रैटेजी बेस्ड आई विल से। इट इज़ मोर फाइनेंशियली फोकस्ड। ओके। नॉट इमोशनली। एंड फ्लिपिंग और रेंटल इनकम? रेंटल इनकम इज़ ऑलवेज़ गुड। रेंटल इनकम में आपको एक लॉन्ग टर्म यील्ड मिलता है एंड साइड बाय साइड 100% आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरह से हम लोग ट्राई सिटी में काम कर रहे हैं, जी। पिछले 7, 8, 10 साल का ट्रेंड भी अगर मैं बात करूँ, तो ट्राई सिटी में हर साल 20 से 25% का ग्रोथ आपका कैपिटल एप्रिसिएशन आता ही आता है। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लिपिंग, फ्लिपिंग कैन बी प्रॉफिटेबल इन शॉर्ट टर्म पीरियड, बट इट बिकम्स रिस्की आल्सो बिकॉज़ इसमें टाइमिंग्स ऑफ द मार्केट, आपका एग्ज़िट स्ट्रैटेजी क्या है, वो सारी चीज़ें मार्केट में काम आती हैं। बट अगर हम रेंटल इनकम की बात करें, वो लॉन्ग टर्म स्टेडी रेंटल इनकम हमें मिलता है और उसके साथ-साथ हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। ओके। अच्छा सचिन जी, अभी जो ट्रेंड है वो को-लिविंग का चल रहा है, हुँ, हुँ। तो आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? चलो अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है बिकॉज़ लैंड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड इट्स नॉट वेरी फिज़िबल टू अफोर्ड हाउस ओवर देयर। बट अगर टियर 2 सिटीज़ की बात करें और हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 3 से 4 साल मुझे लगता है इसको प्रॉपरली अडैप्ट होने में और इसका वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और वो लेवल ऑफ यील्ड हम बात कर सकते हैं, आरओआई की बात कर सकते जी। हैं। वो आने में हमें 2 से 3 साल और वेट करना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी मच प्रोमिनेंट हियर आल्सो। अच्छा, आपके हिसाब से अभी मार्केट को ज़्यादा शेप अप किसने करा है? एचएनआई, एनआरआईज़ या एंड यूज़र? अगर हम मार्केट शेप अप की बात करते हैं शालू, तो पोस्ट कोविड अगर हम बोलें तो एंड यूज़र्स ने ज़्यादा किया है। बिकॉज़ कोविड के टाइम पे सबके दिमाग में ये आ गया कि अपना घर होना बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी इनकम रुकती है और आपके काम रुकते हैं तो वो रेंट देना बड़ा मुश्किल रहता है। और अगर लग्ज़री और हम कमर्शियल सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें एचएनआईज़ का बहुत बड़ा रोल रह जाता है। बिकॉज़ एचएनआईज़ आर द रियल इन्वेस्टर्स एंड रियल बायर्स फॉर अस। जो रूटीन का अगर एंड यूज़र है वो हमेशा अफोर्डेबल में या आप कह सकते हो सेमी लग्ज़री में जाता है। जी। रिच क्लास जो है, जो एचएनआई क्लास है, वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है या सुपर लग्ज़री में इन्वेस्टमेंट तो अभी जो मार्केट है वो ज़्यादा लग्ज़री की तरफ जा रही है। लग्ज़री की तरफ जा रही है। आजकल लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को कहना नहीं चाहिए आपके पॉडकास्ट में, बट येस, एक टाइम था जब 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। बट आज की डेट में इफ आई टॉक अबाउट आई डील विद डिफरेंट एचएनआईज़ ओवर जी। हियर, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए बहुत छोटी बात है आज की डेट में।
तो आज इंडिया की मार्केट इतनी डेवलप हो चुकी है, इंडिया का इन्वेस्टर इतना डेवलप हो चुका है, मार्केट में पैसा प्रॉपर फ्लो कर रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद। इन एनी केस businesses are flourishing and overall economy is also flourishing। तो उसी तरह से हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी उस लेवल पे चला गया दैट सुपर लग्जरी। और उसमें आजकल नॉर्मल चंडीगढ़ की मैं बात करूँ, यहाँ पर हम लोग 5 करोड़ रुपए का फ्लैट भी बेचते हैं, 4 करोड़ रुपए का फ्लैट भी बेचते हैं। तो ये हम सुनते होते थे कि बॉम्बे में और दिल्ली में इस तरह के प्राइसेस हैं, तो अब ट्राई सिटी में भी उस तरह के प्राइसेस आने शुरू हो गए। दैट मीन्स बायर इज ऑल्सो देयर। सो इट इज ऑलवेज अ एग्जैक्टली रिसर्च बेस। अगर बायर है तो सप्लाई आती है, अगर जी। बायर नहीं है तो सप्लाई कोई भी नहीं दे पाएगा उस तरह की। अच्छा, दोनों जो एक लग्जरी सेगमेंट वाला इन्वेस्टर है आपका और एक अफोर्डेबल में जो डील करता है एंड यूजर, दोनों के बिहेवियर में आपको क्या डिफरेंस लगता है? जो अफोर्डेबल सेगमेंट वाला रहता है शालू, वो बहुत प्राइस सेंसिटिव रहता है। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी प्रोडक्ट देखेगा और वो सारी चीज़ें। जो लग्ज़री वाला है उसका रिसर्च ऑलरेडी हो चुका होता है। उसका फिक्स्ड सप्लायर है, फिक्स्ड बिल्डर है। जैसे मैं कहता होता हूँ, जिन बिल्डर्स में अगर हम आज बात कर लें, एसबीपी की भी बात कर लें, तो एसबीपी इज़ वी आर द बेस्ट बिल्डर्स इन ट्राई सिटी एज़ ऑफ नाउ। तो कहीं न कहीं हमारे एक फिक्स्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप क्या बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। तो दे सिंपली आस्क अस कि क्या नया आ रहा है, जो चीज़ नई आती है, एंड दे आर आवर बायर्स ऑलवेज़। तो इस तरह से जो सुपर लग्ज़री और लग्ज़री वाला जो इन्वेस्टर है, वो इतना रिसर्च नहीं कर रहा है, और जो अफोर्डेबल वाला है, वो डिफरेंट-डिफरेंट बिल्डर्स के पास जाके वो रिसर्च करता रहेगा, और बहुत 6 महीने की मशक्कत के बाद फिर वो अपना एक घर जो है वो डिसाइड कर पाता है। तो जो एसबीपी ग्रुप है अभी भी अफोर्डेबल में डील करता है? Yes, we are still into that segment, but if I talk about from last 2 to 3 years time, we have transformed ourselves also, magnificently. We were into affordable housings earlier. एसबीपी की जर्नी, हमारी 17 साल की जर्नी में हमने 13 साल की जर्नी लगाई है मैम, जहाँ पर हमने ट्रस्ट बिल्ड किया है, डिलीवरीज दी हैं और वो सारी चीज़ें। वो ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद आज हम लोग हर तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो सुपर लग्जरी है, जी। लग्जरी सेगमेंट है, अफोर्डेबल है। तो एसबीपी इज़ सप्लाइंग ऑल काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बेसिकली। ओके, एसबीपी ग्रुप जाना जाता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी वो सारी एमिनिटीज रखता है हुँ। जो आई थिंक लग्जरी में होती हैं। जी। वो मैम हमारी सोच ही यही है कि अगर कहीं न कहीं आप किसी को एक सपना दे रहे हो, वो सपना हमेशा चमकदार होना चाहिए। एटलीस्ट उस सपने में उसको जो-जो चीज़ें जहाँ तक वो सोच सकता है, बिकॉज़ हर सेगमेंट का एक मैक्सिमम एक विश होती है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा आशियाना ऐसा बने, उसमें इस तरह के इंटीरियर्स हों, इस तरह का एक्सटीरियर हो। तो हम वो सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखते अच्छा सचिन जी, अगर हम रियल एस्टेट अभी ट्राई सिटी का देखें तो जितने भी ट्राई सिटी में आता है आपका पंचकुला, ज़ीरकपुर, हैं। जी, मोहाली, न्यू चंडीगढ़ भी अभी, जी। तो एज़ कंपेयर टू जो हमारा मेन चंडीगढ़ है, बाकी जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आपके हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, हुँ, तो हुँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैम इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है। इफ़ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टाइम बैक से 30-40 इयर्स पुरानी अगर हम बात कर लें, तो चंडीगढ़ वाज़ जस्ट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ओनली। आप अगर रेडियस की बात करोगे चंडीगढ़ की, 10, 12, 15 किलोमीटर का चंडीगढ़ जी। का रेडियस है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर एक लिमिटेड पॉपुलेशन 8-10 लाख लोग ही समा सकते थे। इफ आई टॉक अबाउट ट्राई सिटी, यहाँ पर माइग्रेशंस आती है मैम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे-एंड-के, फॉर दैट मैटर नाउअडेज़ दिल्ली ऑल्सो। दिल्ली के लोग भी आजकल दिल्ली से मूव करके यहाँ पर चंडीगढ़ में शिफ्ट होना चाहते हैं, लुकिंग एट द लाइफ़स्टाइल, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और वो सारी चीज़ें। तो वो जो सप्लाई है, वो सप्लाई चंडीगढ़ से पूरी नहीं हो सकती थी। तो जो एक्सपेंशन है, वो आउटस्कर्ट्स में ही आना था। तो इनिशियली चंडीगढ़ के बाद पंचकूला डेवलप हुआ, देन जी। मोहाली डेवलप हुआ। आई कॉल इट लाइक ट्राई सिटी, एवरीबॉडी कॉल्स इट लाइक ट्राई जी। सिटी। उसके बाद ये ट्राई सिटी बढ़ा, कहीं ज़ीरकपुर में चला गया, ये डेराबस्सी चला गया, देन खरड़ भी डेवलप हो गया। तो उसके बाद ये, मेरी लैंग्वेज में बोलो तो ये ऑक्टा सिटी बन गया। ट्राई सिटी के बाद इट वाज़ ऑक्टा सिटी। अभी अगर मैं बात करूँ तो लालड़ू, राजपुरा, न्यू चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ के आगे का एरिया भी, वो भी इसी में ही समा गया। तो दैट मीन इट इज़ नाउ हेक्सा सिटी। जी। तो ये जो आपका एक्सपेंशन है, ये अनगिनत रहेगा, और जैसे हमारे पास यहाँ पे हर साल माइग्रेशंस होती हैं, चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में हम बात करें तो हर साल मोर देन अ लाख पीपल, 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर माइग्रेट होते हैं। चाहे जैसे मैं आया था, अपनी जॉब के लिए आया या जैसे भी है, एग्ज़ैक्टली। तो इस तरह से 1 लाख से ऊपर लोग आता है। तो उनको चलने के लिए सड़क भी चाहिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने जी। के लिए रेस्टोरेंट भी चाहिए। तो ये जितना माइग्रेशन है वो इस इकॉनमी को ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमेशा लेके जाता है। तो चंडीगढ़ में मैं मान के चलता हूँ कि चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में कोई भी काम आप करते हो, वो काम आपका सक्सेसफुल होता है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर जब माइग्रेट होके जो आदमी आ रहा है, उसको हर फैसिलिटी तो चाहिए। उसको रोटी, कपड़ा, मकान भी चाहिए, उसको खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, कैब्स भी चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपका फ्यूल भी चाहिए। वो सारी चीज़ें वो इकॉनमी को ओवरऑल फ्लोरिश कर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ की जो मार्केट है या ट्राई सिटी की जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो ऑल अक्रॉस इंडिया भी अगर हम बात करें, तो ये डिफरेंट डायमेंशंस पे चलती है। आप कहीं की भी बात करोगे कि वहाँ पर ट्राई सिटी के अलावा वहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट वो इज़ नॉट फ्लोरिशिंग, उस टाइम पे भी चंडीगढ़ की मार्केट फ्लोरिश कर रही होगी। क्योंकि ये एक हब है जो डिफरेंट स्टेट्स का यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन जाता है और यहाँ पर लोग आके रहते हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी अभी PR7 जो रोड आई है, जी, उसके बाद भी बहुत हाइप मिला है। जी मैम। तो आप उस पे कुछ बताएँ? जो गमाडा का मास्टर प्लान है मैम, मास्टर प्लान में अगर लाइफ़लाइन की बात करें, दिस एयरपोर्ट रोड इज़ अ लाइफ़लाइन ऑफ दिस सिटी। वो किसी भी सिटी का एक लाइफ़लाइन रहता ही रहता है। जी। तो यहाँ पर अब 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरह का हो रहा है और मैं कहूँगा उस तरह की इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं आज की डेट में अगर चंडीगढ़ के सराउंडिंग्स की हम बात करें। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो इस सिटी का है, जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा जा रहा है एंड डाउन द लाइन 3 टू 4 इयर्स टाइम आई विल से दैट इट विल बीट अप दिल्ली आल्सो इन एनी केस। अ, अच्छा सचिन जी, अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आजकल रियल एस्टेट ट्राई सिटी में कौन-सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन मैम नीड ऑफ द आवर। जो कस्टमर का पोर्टफोलियो है, उसकी इन्वेस्टर की जो नीड है, चाहे वो एंड यूज़र की हम बात करें तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो जो प्री लॉन्चेज़ हैं, तो चंडीगढ़ में बहुत अच्छा प्री लॉन्च में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है। तो कस्टमर का जो ट्रेडिशनल ट्रेंड का एक इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड था, बैंक की एफडीज़ हैं, जी। इंश्योरेंस है और वो सारे वो सेविंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी चीज़ें मूव होके अभी ये प्री लॉन्च जैसी चीज़ है जिसमें आपको 25-30% पेमेंट देना है, उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट में जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है एंड यू गेट टू हैव अ गुड रिटर्न। तो कस्टमर का ट्रेंड अब रेडी टू मूव इन से लेके प्री लॉन्च तक हर तरह का ट्रेंड है। ओके। अच्छा, कहा जाता है कि जो ट्राई सिटी है वो डे बाय डे एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिल्कुल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो उसके लिए कुछ बताएँ? हॉटस्पॉट बनता है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट। इट्स हॉटस्पॉट डेफिनिटली। हाँ, ये हॉटस्पॉट इसलिए है मैम, अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि यहाँ पर जितना पॉपुलेशन हमारे पास माइग्रेट हो रहा है और यहाँ पर अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे ज़ीरकपुर की हम बात कर रहे हैं या न्यू चंडीगढ़ की भी जी। बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका एंट्री कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करो, आप वहाँ पर 5 करोड़ से कम का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है या 10 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम ट्राई सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। 50 लाख रुपए से शुरू होके आप 10 करोड़ पे, 20 करोड़ पे, 50 करोड़ पे जितना भी आप जिस तरह का भी आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। इसलिए चंडीगढ़ या जो सराउंडिंग्स हैं आज की डेट में एक हॉटस्पॉट बन गया कि आपको एक छोटा इन्वेस्टर जिसके पास छोटी-सी सेविंग है 10-20 लाख, 30 लाख, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम पंजाब में से वी टॉक अबाउट लुधियाना जहाँ पर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो लुधियाना में इटसेल्फ वहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है अगर हम रियल एस्टेट की बात करें। सो वो सारा इन्वेस्टर भी जो है पंजाब का वो वहाँ यहाँ चंडीगढ़ में आके इन्वेस्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ हॉटस्पॉट नाउअडेज़। अच्छा सचिन जी, अभी लोग किस तरह की प्रॉपर्टी प्रेफ़र कर रहे हैं? मैम अगर हम बात करें टियर 2 सिटीज़ की बात करते हैं तो आज की डेट में भी टियर 2 सिटीज़ में प्लॉट का एक ट्रेंड है। वो एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें ज़्यादा जाती है। बट अगर हम जैसे ट्राई सिटी की बात करते हैं और या कुछ ऐसा तो यहाँ पर एक 3 बीएचके फ्लैट व्हिच हैज़ अ गुड रीसेल वैल्यू आल्सो व्हिच कैन अकोमोडेट टू योर फैमिली आल्सो, तो वो रहता है। और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की और इसकी बात करें तो एक हाई यील्ड के लिए, एक आरओआई के लिए तो इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो कि वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है। तो अगर एक फैमिली वाला बंदा है जिसको रीसेल वैल्यू भी चाहिए और आज की डेट में उसको फैमिली को भी रखना है, तो 3 बीएचके यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। और अगर हम टियर 2 की बात करें तो प्लॉट, और अगर हम वैसे हाई आरओआई की बात करें, रेंटल इनकम की बात करें, तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ट्राई सिटी अच्छा, देखने को मिलता है जो एक आपका एचएनआई है या एनआरआई कस्टमर में। है, वो प्रेफ़र करता है रेडी टू मूव एज़ कम्पेयर टू प्लॉट। हुँ, हुँ। तो ये सच है?
ये सच है मैम, बट अगर मैं बात करूँ कि एनआरआईज़ की, दे आर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ऑलवेज़। उसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं यहाँ का, अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उनके लिए एक चीपर इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड दे हैव देयर रूट्स आल्सो हियर इन इंडिया। तो एक इमोशनल और सेंटिमेंटल कहीं न कहीं वो रहता है, तो इस वजह से दे आर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। तो इस वजह से एनआरआईज़ आर ऑलवेज़ अ गुड कस्टमर्स फॉर अस, बी इट आपका रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है या आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, दोनों तरह से। और अगर इंडिया के कस्टमर की बात करते हैं, तो इंडिया का कस्टमर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, दे आर रिस्क अवर्स आल्सो। दे वांट दैट, जो क्वालिटी आपको बोला गया वो क्वालिटी डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, एंटाइटलमेंट इज़ ओके, इट इज़ रेरा अप्रूव्ड। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में जब एक इन्वेस्टर रखता है, तो वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेने का ज़्यादा सोचता है। अच्छा, मेरे को आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि जो एक इन्वेस्टर है, हुँ, हुँ। उसको एग्ज़िट कब लेना चाहिए? इट इज़ ऑलवेज़, इसमें बहुत टाइमिंग्स वाली बात आ जाती है कि जिस टाइम पे आपकी मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, और देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेल कर्व काइंड ऑफ स्टफ इन एवरी मार्केट, एवरी जी, प्रॉपर्टी जी। यू कैन से। तो मैं कहता होता हूँ कि हमेशा एक प्री लॉन्च का स्टेज आता है, जब बिल्डर एक लैंड एक्वायर कर रहा है, उस टाइम पे कुछ इन्वेस्टर उसके साथ चलते हैं। देन वो एक पोस्ट लॉन्च आ जाता है, जिसमें अप्रूवल्स आ जाते हैं, देन एक कंस्ट्रक्शन स्टेज आता है, फिर एक डिलीवरी स्टेज आता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो जितनी जल्दी आप एंटर करते हो, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है। इफ़ यू आर अ एंड यूज़र, तो उसके बाद वो नोशनल वैल्यूज़ रह जाती हैं कि आपके घर से आपने 50 लाख रुपए का एक घर लिया, वो चाहे 55 लाख का हो जाएगा या 60 लाख का हो जाएगा, आप रोज़ उसको इवैल्यूएट नहीं करते हो। तो ये जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट इज़ ऑलवेज़ फॉर अ इन्वेस्टर। तो वो एंट्री पॉइंट हमेशा उस हिसाब से देखना चाहिए, जितना आप अर्ली एंट्रेंट होगे, उतनी जल्दी आपको एक एग्ज़िट मिलता है। तो मार्केट उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा सचिन जी, मेरे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ से मैं पूछती रहती हूँ जो भी हमारे गेस्ट आते हैं। तो आपके बारे में एक चीज़ मैंने पूछी थी, हुँ, हुँ। आपके लिए सर्च करी थी बेसिकली, कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं। अगर किसी दिन आप काम नहीं करते तो शायद आपके लिए वो दिन ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी से वो दिन कट गया है। तो क्या ये सच है? अगर मैं कन्फेशन करूँ, तो हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सच है। बिकॉज़ मैं मान के चलता हूँ कि डेली वर्क डेली ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप 4 दिन काम ना करो और 5वें दिन आप सारी चीज़ें कवर कर सकोगे। वर्कहॉलिक किसी भी आदमी को, मुझे लगता है, ज़िंदगी में हम लोग काम करने, कर्म करने के लिए हम आते हैं। तो अगर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी उतना खुश नहीं रह सकते हो। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। बट साथ के साथ मैं वर्क लाइफ बैलेंस भी बनाता हूँ, एंड व्हेन आई एम हैप्पी एट माय ऑफिस, इन माय वर्क प्लेस, आई एम वेरी मच हैप्पी एट माय पर्सनल लाइफ आल्सो। So that's funda of my, this much year of experience also. I've been working from last 25 years. तो 25 साल की जर्नी में आज भी अगर मैं बोलूँ कि सुबह तैयार होके जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मेरे लिए वही पहले दिन जैसा जुनून होता है, वही काम करने की एक इच्छा रहती है। तो इसको आप वर्कहॉलिक कहो या जुनून कहो, ये है तो मेरे लिए सच। अच्छा सचिन जी, आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं अभी, तो इसमें बहुत डिलेज़ भी होता है टाइम का, हुँ, हुँ। या फिर कई बारी आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता हुँ, है। हुँ। तो आपको ऐसे मोमेंट में, ऐसी टफ़ लाइफ़ में, ऐसी टफ़ रूटीन में पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों को बैलेंस करना कितना ईज़ी या हार्ड है? इट इज़ एक्चुअली ईज़ी, इट इज़ नॉट दैट हार्ड। ये सिर्फ़ आपके एक दिमाग की एक रहता है कि आप किस तरह से अपनी फैमिली को ट्रीटमेंट देते हो और किस तरह से आप अपने ऑफ़िस को ट्रीटमेंट देते हो। इफ़ यू डू इट हैपीली, देन ट्रस्ट मी और नॉट, इट इज़ वेरी ईज़ी। कहीं न कहीं आप 10 घंटे काम करते हो या 14 घंटे काम करते हो, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे जब आप अपना ऑफ़िस शुरू करते हो, तो आप 1 घंटा रिलैक्स भी कर पाते हो। तो 24 घंटे काम कभी भी नहीं रहता है, बट अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना शुरू कर दोगे कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, 15 घंटे की मेरी जर्नी हो गई या कुछ भी ऐसा, तो अगर आप मेंटली रिलैक्स रहते हो और अपने काम को आप एन्जॉय कर रहे हो, एंड यू हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो। मेरे लिए एक ट्रैवल करना मेरे लिए कुछ नई अचीवमेंट रहता है, कुछ नए सीखने का जैसा रहता है। आई यूज्ड टू ट्रैवल इन पंजाब, आई यूज्ड टू ट्रैवल हिमाचल, जम्मू, और वो सारी जगह पे मैं जाता हूँ। तो जब मैं जम्मू के लोगों को मिलता हूँ, वहाँ का डिफरेंट कल्चर, वहाँ की डिफरेंट सोच, वहाँ के डिफरेंट कस्टमर्स, उनका इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजीज़ क्या है, तो मेरे लिए वो हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता है कि मैं एक नई जगह जा रहा हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो जब आप सीख के वापस आते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने लिए। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है। इट्स नॉट दैट टफ। अच्छा, हमने सुना है बहुत ज़्यादा जो भी सेल्स में होते हैं कि हाँ यार, सेल सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेल प्रेशर प्रेशर हैंडल नहीं होता है। तो ये सच में सेल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है?
गिलास आधा भरा है और आधा खाली है। जी। इसको हम प्रेशर लें तो वो भरे वाला तो प्रेशर है, ठीक है? अगर खाली वाला लें तो प्रेशर क्या है, जितना आप सेल्स में अचीव करते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में जो सेल्समैन है, वो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेके आता है। तो मेरा मानना है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो सेल्स डिपार्टमेंट टॉप ऑफ द टॉप्स रहता है। चाहे वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के ऊपर लेके चलो, आप सीआरएम के लिए ऊपर लेके चलो, अकाउंट से ऊपर लेके चलो। मैं अपने आप को मानता हूँ कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ या मैं सेल्स इंडस्ट्री सँभालता हूँ, तो मैं पूरी कंपनी मैं खुद चलाता हूँ। तो हर स्टाफ की, हर बंदे की सैलरीज़ पूरी उससे हो रही हैं, कस्टमर को डिलीवरीज़ उससे होनी है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके अगर आप ये बोलो कि उसको प्रेशर है, तो ये प्रेशर नहीं है मैम। इट इज़ इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर। इट इज़ नेवर अ नेगेटिव प्रेशर। तो कुछ कर गुज़रने की जो इच्छा है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और सेल्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहती है। आप कहीं पर भी कंपेयर कीजिएगा, किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा, जो क्लेरिकल डिपार्टमेंट है, जो बैठ के करने वाला काम है, विदाउट सेल्स वाला काम है, उसमें आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कम रहते हैं। और जो सेल्स वाला काम है, उसमें आप यू कैन हैव मल्टीफोल्ड काइंड ऑफ ग्रोथ आल्सो। I share with you an example. When I जी। started my journey, I started with a bank. I was a part of, let's not name that bank, chalo. So I was an operations guy because I did my MBA finance and I was like, I go to banking, I'll do, that finance हुँ, industry हुँ। only. तो शालू आप बिलीव करो या ना करो, मेरे को 8 महीने के लिए मेरे को ऑपरेशंस की जॉब दी गई। आई बिलीव। राइट, सो बट उसमें भी कहीं न कहीं शाम को 4-5 बजे जब मैं ऑपरेशंस की वो सारी क्लेरिकल जॉब से मैं फ्री जी। होता था, तो आई यूज्ड टू गो इंटू सेल्स। तो मैं 2 घंटे सेल्स में जाता था और मेरे को बड़ी अचीवमेंट वाली एक वही फीलिंग आती थी कि हाँ यार, मैं कुछ अपने लिए और अच्छा कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा। आई लेफ्ट दैट जॉब इन 8 मंथ्स टाइम। वो 8 महीने में मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। हालाँकि मेरी सारी स्टडीज़ और वो सारी चीज़ें उस तरह की जॉब के लिए थी। बट व्हेन आई एक्चुअली वेंट इंटो सेल्स, तो वो प्रेशर नहीं था, वो एक पॉज़िटिव काइंड ऑफ मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं कुछ भी करके आ रहा हूँ, तो मेरा बॉस मेरे को शाबाशी दे रहा है कि हाँ यार, आपने बहुत अच्छा किया। व्हेयरएज़ द अदर पीपल हू आर सिटिंग इंटो दैट बैंक, फॉर 10 आवर्स इन अ डे और सारा, उनके लिए कोई ऐसा मोटिवेशन उनको नहीं मिलता था। ओके, इट्स अ रूटीन जॉब, यू आर डूइंग इट। तो कुछ अच्छा या कुछ अलग अगर आप करते हो, तो आपके लिए हमेशा वो पॉज़िटिव, और ये जो प्रेशर वाला वर्ड है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। लेट्स टेक इट इन अ पॉज़िटिव सेंस ओनली। आज के बाद सेल्स प्रेशर नहीं कहेंगे, सेल्स का पॉज़िटिव पॉज़िटिव, इम्पैक्ट। पॉज़िटिव इम्पैक्ट एंड अ मोटिवेशन फॉर यू, फॉर आपकी अचीवमेंट्स के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए आपको कुछ अच्छा ही करके आपको कंपनी को दिखाना होता है, तभी आप वो अचीव कर पाते अच्छा सचिन जी, अगर आप कोई इंसान रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहता है, हुँ, कोई भी हुँ, या हुँ, सेल्स इंडस्ट्री में आना हुँ, चाहता है, तो हुँ। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगा जल्दी से दूसरी नौकरी छोड़ के और रियल एस्टेट जॉइन कर लो। रीज़न बिहाइंड कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही होगी, जहाँ पर आप करोड़ों, अरबों और खरबों की आप डील्स करते हो। तो इससे बड़ा काम जो है या इससे बड़ी ज़रूरत जो है, वो ना तो किसी के पास रही है, ना कभी होगी। ये रियल एस्टेट ऐसा है, जब हम बात करें मेरे फ़ादर के टाइम पे, मेरे ग्रैंडफ़ादर के टाइम पे, ग्रैंड-ग्रैंडफ़ादर के टाइम पे, तब भी वो घर बनते थे। मेरे जी। दादाजी के टाइम पे भी बना, पापा के टाइम पे बना, मैंने भी बनाया और मेरे बच्चे भी बनाएँगे। तो ये वो ऐसा काम है जो ना कभी ख़त्म हुआ था, ना कभी ख़त्म होगा। तो ये हर बंदे की एक ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत, किसी का सपना जो है वो पूरा करने वाली जो इंडस्ट्री है, उससे बड़ी इंडस्ट्री मेरे ख़्याल से हो ही नहीं सकती। अच्छा सचिन जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ एसबीपी ग्रुप के विज़न के बारे में। एसबीपी ग्रुप के विज़न की अगर मैं बात करूँ, सो आवर डायरेक्टर मिस्टर सिंगला, ही इज़ हैविंग दैट विज़न दैट वी हैव अ हाउस फॉर एवरी नीड, be it affordable, be it luxury, be it super luxury, and apart from that, any kind of portfolio, be it a commercial or a industrial as well. So we have a vision that whosoever wants to invest into property, whatsoever the price, whatsoever is the kitty, whatsoever is the portfolio, so we have a product for everyone in with us. थैंक यू सो मच सचिन जी, आपके साथ इतनी सारी नॉलेज शेयर करी और आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और आपसे हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। तो जी, कुछ थैंक यू। आखिरी लाइन अगर आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहते हैं? आखिरी लाइन में तो मैं यही बात करूँगा मैम कि ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो भी बंदा अगर काम करता है,
और जो इस इंडस्ट्री में एज अ इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है, एज अ एम्प्लॉय जुड़ा हुआ है, एज अ बिल्डर जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही रिफाइंड प्रोफेशन है। इतने रिफाइंड प्रोफेशन में यू हैव immense opportunities also to earn money, to deliver the commitments also, and to go forward. So everyone should be, very positive about real estate. थैंक यू सो मच सचिन जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें, इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के Thank you लिए। so much, ma'am. Thank you. मैं आप सबसे फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई नीडी इंसान जिसको ज़रूरत है कुछ जानने की, रियल एस्टेट से रिलेटेड जानकारी लेने की, तो वो उसे ये जानकारी मिल जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में एक और नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।